बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम और एक और हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव सुबह के साथ आपको वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले तो माजरत के साथ शो को स्टार्ट करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं बात करना चाहती हूँ उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा इनकरेज करते हैं बदतमीज़ होने पे या उनकी खुद एतमादी पे काम नहीं करते। क्योंकि होता ये है कि हम लाइफ में ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, हम जैसे मर्ज़ी उनको ट्रीट करें, जो मर्ज़ी करें। तो माजरत इस बात की कि मैं ख़ुद एक माँ हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मुझे कोई माइक्रो मैनेज करे। अब माइक्रो मैनेज करने का मतलब क्या है? माइक्रो मैनेज करने का मतलब ये है कि मुझे कोई बताए कि भाई मैंने अपने बच्चों को कैसे पालना है। लेकिन चलें एक मशवरे के तौर पे ही जो अब मैं बातें करने जा रही हूँ उनको सुनिएगा, और अगर इनमें से कोई बात आपको अप्लाई करती है तो 2 लम्हे सोचिएगा ज़रूर। 3 पॉइंट्स मैंने आज बच्चों से रिलेटेड रेज़ करने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत से घरों में ऐसे बच्चे होते हैं जो बदतमीज़ हो जाते हैं। अब उनके बदतमीज़ होने के पीछे भी एक रीज़न या जो हम कहते हैं ना साइंस होती है। अब वो रीज़न क्या है? बच्चा लाडला है, बच्ची या बच्ची लाडली है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टेंशन मिली, जो भी चीज़ बच्चे ने कही उसकी बात को हाँ कर दी। यूजुअली ये जो सबसे पहला बच्चा होता है या जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके साथ ही होता है। एक्स्ट्रा लाड से बच्चा थोड़ा बिगड़ भी जाता है। वो कहते हैं ना कि देखो शेर की खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो उसको शेर की आंख से। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बच्चों को छोटी उम्र पे अगर हम सलाम करना नहीं सिखाएंगे, गुस्ताखी से नहीं रोकेंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे और फिर ये सोचेंगे कि जब स्कूल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो ये एक गलत सोच है। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगी अपना दूसरा पॉइंट, ख़ुद एतमादी यानी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पोलाइट, बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन उनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जब वो किसी के सामने आए तो वो सलाम करें या सलाम का जवाब दें। अब ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में तो नहीं आता, ये शाइनेस के ज़ुमरे में आता है कि बच्चे थोड़े शर्मीले होते हैं, नहीं बात कर पाते। लेकिन अगर एक बच्चे में बिल्कुल भी खुद एतमादी नहीं है और हर वक्त वो कोनों में छुप रहा होता है, अगर कोई घर में नया बंदा आ जाए तो बच्चा अपसेट हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इन बच्चों को जो बदतमीज़ होते हैं या जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सोचने की बात यह है कि बच्चा अगर घर रह के ठीक नहीं है तो वो स्कूल जाके स्वात मिट्टी करेगा। सोचने की बात है ना। देखिए, अगर मैं अपने बच्चे को, कंट्रोल का वर्ड गलत है बट क्योंकि मुझे इस वक्त और कोई वर्ड जहन में आ नहीं रहा, तो हम अपने बच्चों को खुद नहीं काबू कर पा रहे, खुद नहीं सिखा रहे, खुद नहीं गाइड कर पा रहे, तो बाहर वालों से हम कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो करेंगे? तो प्लीज़, अगर बच्चा बदतमीज़ी करता है, चीखता है, मारता है या बच्ची, अब मज़े की बात यह है कि मेरे जो दोनों हमज़ा और हसन हैं वो कभी भी इतने ज़्यादा हाइपर नहीं थे, ज़रा चिल बच्चे थे। नूर बानो लड़की होने के बावजूद बहुत हाइपर बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन क्योंकि वो एक हाइपर बच्चा है तो वो कॉन्स्टेंटली जो है ना, कभी इधर फुदक रही होती, कभी उधर फुदक रही होती, बिजली का कुछ चीज़ नहीं रही, उसमें उंगली डालने की कोशिश कर दी, अच्छा वहाँ पे कोई टेबल कुर्सी देखी, उस पर चढ़ गई, उधर से गिरने वाली। ऐसे बच्चे जो हैं, क्योंकि वो हाइपर होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर तवज्जो नहीं देते और सिर्फ डांटते रहते हैं तो फिर वो बदतमीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम ऐसे बच्चों से झूठ बोलते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो फिर झूठ बोलना भी सीख जाते हैं और फिर वो बहुत औखे हो जाते हैं। ऑब्वियसली पहली बेटी है, एक मुख्तलिफ़ किस्म का उसके साथ लाड है। वैसे तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हर बच्चा अपनी राइट में लाडला होता है। हमज़ा फर्स्ट बॉर्न है, वो अपनी जगह लाडला है। हसन मेरा सबसे छोटा बेटा है, वो अपनी जगह बड़ा लाडला है। नूर बानो बेटी जिसकी बड़ी देर से ख्वाहिश थी वो है। सारे बच्चे जो हैं उनसे हम बराबर का ही प्यार करते हैं, लेकिन बराबर की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अब तीसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, व्यूअर्स, हम लोग जैसे कि मैंने शुरू में कहा अपने बच्चों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे पास एक अमानत है जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी परवरिश करनी है, जिसको हमने तालीम याफ्ता करना है, उसको दुनिया में उठना बैठना सिखाना है और इवेंचुअली हमने उनको लेट गो करना है। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चे को बाकायदा मुंह से खुद खाना चबा के उसके मुंह में डालती है और फिर एक वक्त आता है कि वही चिड़िया, वही माँ अपने बच्चे को खुद धक्का दे के
जो नेस्ट होता है, घोंसला, उसमें से फेंक देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब ये बच्चा तैयार है उड़ने के लिए। और हमेशा यही होता है कि वो जब बच्चे को धक्का देती है तो वो बच्चा अपने पर खोलता है और वो उड़ के उड़ना शुरू हो जाता है और वो निकल जाता है। हमने अपने बच्चों को भी इसी तरह व्यू करना है। अब इस बात के पीछे रीजनिंग क्या है? हम अपने बच्चों के करियर्स और ज़िंदगी के फ़ैसले कभी कभी उनके पैदा होने के फ़ौरन बाद ही ले लेते हैं। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, इसको आईटी में हम डालेंगे। ओ भाई, उससे तो पूछ लो उसने क्या करना है। अगर आपके बच्चे के अंदर गाने का बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आपको नज़र आ रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग बहुत अच्छा आपका बच्चा करता है, तो कम से कम उसको उस चीज़ को परसू तो करने दें। क्या पता वो एक आतिफ असलम, अली ज़फ़र, आयमा बेग निकल आए, हदीका कियानी बन जाए, हमारे मुल्क के सुपरस्टार्स में से एक बन जाए, क्या पता। हाँ, तालीम पे फोकस करें, बच्चे अपनी तालीम पूरी करें, बट तालीम में भी देखें कि वो क्या करना चाहते हैं। जब बच्चे बैचलर के लेवल पे या बीए के लेवल पे पहुंचते हैं, एफए तक, बच्चों को समझ आ जाती है कि उन्होंने क्या करना है। ज़बरदस्ती किसी को डॉक्टर बनाना, जिसको डॉक्टरी का कोई शौक़ नहीं है, एक तरह से डिग्री ज़ाया करने वाली बात है। और वो बच्चा जो एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी सीट उस बच्चे को मिल जाती है। और फिर जब वो आगे अपनी डॉक्टरी को प्रैक्टिस नहीं करता तो वो हमारे मुल्क के लिए भी एक नुकसान होता है। अगर बच्चे ने इंजीनियर नहीं बनना और उसने फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस में भर्ती होना है, या उसने वकील बनना है, या उसने सियासत की तरफ जाना है, तो हम रोकते क्यों हैं? क्या हमें अपने बच्चों पे इतना भी एतमाद नहीं है, उनकी स्किल्स पे, उनके टैलेंट पे, कि हमें लगता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे? देखिए, रब ताला ने वादा किया है कि आप मेहनत करें, उस मेहनत का सिला मैं आपको दूंगा। तो फिर हमें डाउट किस बात का होता है? मुझे सारा बचपन एक ही बात कही कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इसको हम ये बनाएंगे, इसको हम वो बनाएंगे। और मैं 4 साल की ये कहती रह गई, मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा, बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं लड़का हूँ कि लड़की। 4 साल की उम्र पे मुझे ये पता था कि मैंने मीडिया में काम करना है। मुझे बहुत कोशिश की घर वालों ने, ज़बरदस्ती, मतलब मैंने अपना एफए किया कनेट से, उसके बाद मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत इस चीज़ पे फोकस होता है कि बच्चे अपना बैचलर्स जो है बाहर से करके। मुझे बाहर भेजा गया, मैं बाहर पढ़ने के लिए गई। उस वक्त भी ये शर्त रखी गई कि तुमने कोई भी एक्टिंग या सिंगिंग या कोई, खैर अल्लाह का शुक्र है सिंगिंग नहीं, क्योंकि सिंगिंग मुझे वैसी नहीं आती, अगर मैंने की तो सबके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितनी भी मेरे ऊपर ज़बरदस्ती या जबरन मुझसे चीज़ें करवाई गई, एट द एंड ऑफ द डे तो मैं इसी तरफ निकल पड़ी। तो क्यों हम अपने बच्चों को एक इतने टफ पैच से गुजारते हैं कि तुमने यही बनना है? आज मैं आपकी मुलाकात 2 बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर्स से कराऊंगी, जिनसे मिल के आपका दिल खुश हो जाएगा, जिन्होंने 4-4, 5-5 अब अपने सीरियल्स में काम कर लिया है, अनगिनत इन्होंने एड्स किए हैं, और उनके माँ बाप उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज उनको उनके माँ बाप के बगैर बुलाया है ताकि वो इंडिपेंडेंटली बैठ के आपको बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। भाई, अगर आपके बच्चों में टैलेंट है, उनके अंदर स्किल है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको उसको परसू करने दें। जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनकी क्रिएटिविटी उनकी रूह का हिस्सा होती है। जब आप उनकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं तो एक तरह से आप उनका सोल ही मार देते हैं। सो प्लीज़, बच्चों का टैलेंट, रुझान किस तरफ है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि आपके बच्चे की आवाज़ उस किस्म की नहीं है, आपने उसको सिंगिंग लेसन्स भी दिलवाए हैं, सुर ताल का बच्चे को नहीं पता चलता, तो ऑब्वियसली फिर आप ना इनकरेज करें। लेकिन अगर आप टैलेंट देख रहे हैं तो फिर उस टैलेंट को और पुश करें ताकि बच्चे अपनी फील्ड में एक्सेल कर पाएँ। देखिए, किसी ना किसी ने हीरो बनना ही है हमारी इंडस्ट्री का टॉप, किसी ना किसी ने हमारी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन भी बनना है, किसी ना किसी ने ज़रूर टॉप सिंगर की कैटेगरी में आना है, किसी ने कॉमेडियन की कैटेगरी में आना है। ये तो मैं सिर्फ मीडिया की बात कर रही हूँ। कोई टॉप डायरेक्टर बनेगा, कोई टॉप प्रोड्यूसर बनेगा। एंड ऑफ कोर्स ज़रूर तालीम तो सबसे पहले, आपको पता है हर स्टेज पे मैं एक ही बात कहती हूँ कि तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बच्चों को हमने पढ़ाना है, लिखाना है, उनको एक सर्टेन लेवल पे पहुँचाना है, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए खुद एतमादी होना, बाअदब होना, मेहनत करना और माँ बाप की सपोर्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि आज इतने टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग बच्चे हमारे पास होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनकी बातें खुले जहन से सुने और कंसिडर करें कि हम अपने बच्चों को कैसे
आगे लेके बढ़ सकते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब हमारे साथ द ब्रिलियंट शेफ कोमल शहाब हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये पेरेंट्स से रिलेटेड बात की, आप खुद एक माँ हैं, क्या कहेंगी आप? यही कि बच्चों को हमें अब जो है वक्त बदल गया है और मुझे लगता है कि आपको एक बात कहूँ, वक्त पहले भी ऐसे मतलब सोचें, ख्यालात और फीलिंग्स तब भी यही थी। अब सिर्फ बात यह है कि बच्चे ज़रा ज़्यादा ढीठ हो गए हैं और वो कहते हैं हमने जो करना है हम करेंगे। मैं कहती हूँ कि अगर माँ बाप की खुशी से, उनकी रजामंदी से, उनकी सपोर्ट से कर लें, क्योंकि मुझे याद है कम से कम मैंने कुछ 5-10 साल अपनी मतलब मेरा अपनी अम्मी के साथ रब्ता था, सब कुछ था, हम लोग ठीक थे, लेकिन मैं रोती थी कि मेरी कोई चीज़ नहीं देखती, मेरा कोई प्ले नहीं देखती, मेरी कोई होस्टिंग नहीं देखती, हमेशा यही कहती हैं कि कोई तुख का काम करो। तो जिस काम से मैंने अपना घर बनाया, अपने बच्चे पाले, रोज़ी रोटी कमाई और इतनी इज्जत मिली, ये तुख का काम नहीं है तो और क्या तुख का काम है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। तो ये अगर प्रूविंग के स्टेज से हम निकल जाएं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। और बल्कि पेरेंट्स को भी अब चाहिए कि जो बच्चे करना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ पेरेंट्स को लगता है कि शायद हम उनके लिए बेहतर सोच रहे, हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आई थिंक पेरेंट्स को अब सपोर्ट करना चाहिए और पेरेंट्स अब कर भी रहे हैं। ओपन माइंड और बड़ा दिल, दिल बड़ा करना पड़ता है ना, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल बात है बाय द वे व्यूअर्स कि हम अपने बच्चों के लिए खुद ही सारे प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन सोचने की बात है अगर आपके या मेरे लिए कोई और प्लान्स बनाए और हमारी पूरी ज़िंदगी के फैसले कोई और करे तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो जब हमें नहीं अच्छा लगता तो बच्चे भी तो छोटे इंसान होते हैं ना, वो कोई फ़र्क मखलूक तो नहीं होते। अच्छा, आज हम बना क्या रहे हैं किचन में? आज हम बना रहे हैं चिकन शवारमा विद फ्राइज। हमने कहा आज बच्चे आ रहे हैं तो ज़रा सेमी हेल्दी खाना लेंगे, लेकिन ज़रा फास्ट फूड टाइप का। बिल्कुल। सो व्हाट्स द रेसिपी? चिकन शवारमा के लिए हमें चिकन की मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त बगैर हड्डी के आधा किलो, नमक आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच, टिक्का मसाला 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, वाइट सॉस साथ में हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए अंडा 1 अदद, लहसुन 2 जवे, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, तेल 1 कप। और रेड सॉस के लिए हमें चाहिए सूखी सुरख मिर्च 25 ग्राम, लहसुन 1 जवा, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच। और सलाद के लिए गाजर 1 अदद, खीरा 1 अदद, सिरका आधा कप। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है इन सब मसालों के साथ। मैरिनेट करने के बाद आपने उसको एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए साइड पे रख देना है। फिर आपने जो सलाद है वो अपने विनेगर के अंदर आपने गाजर, खीरा और अगर आप प्याज चाहते हैं प्याज डाल के आपने वो भी साइड पे रख देना है। फिर वाइट सॉस बनाने के लिए आपने ब्लेंडर के अंदर तेल अंडा डालना है, लहसुन डालना है, नमक और काली मिर्च डालना है, उसको एक आपने पल्स देना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर आपने तेल शामिल करना है। जब वो थिक सी हो जाएगी तो आपने उसको भी साइड पे रख देना है। और रेड सॉस के लिए आपने पानी के अंदर 1/4 कप पानी के अंदर आपने ये सुर्ख लाल मिर्च है इसको आधा घंटा भिगो के रखना है। उसके बाद ब्लेंडर में उसको पानी समेत शामिल करना है, साथ ही आपने उसके अंदर नमक और लहसुन डाल के ब्लेंड कर लेना, आपकी वो रेड सॉस तैयार हो जाएगी। फिर आपने चिकन को फ्राई करना है, आपने पीटा ब्रेड लेनी है, उसके ऊपर आपने वाइट सॉस की एक लेयर लगानी है, ऊपर आपने चिकन रखना है, ऊपर से आपने जो सलाद सिरके में हमने डिप किया था वो आपने डालना है, ऊपर से आपने थोड़ी सी रेड सॉस डालनी है क्योंकि वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है। अपने जिस तरह आपको पसंद है उतनी आप उसको डालें और इसको रोल करके सर्व करें। अमेजिंग, दैट साउंड्स ऑसम। एंड ऑफ कोर्स फाइनल लुक हम आपको शो के एंड में दिखाएंगे। हमें छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे व्यूअर्स तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें मुसव्वरे इकबाल भी कहा जाता है। आइए उनसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था, हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुसव्वरे इकबाल से। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, प्राइड ऑफ पंजाब से भी नवाजा गया। आप राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं और कैलीग्राफिक पेंटर भी हैं। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट, द ब्रिलियंट असलम कमाल साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज आपने हमारा जो सेगमेंट है गोशा इकबाल, उसके लिए स्पेशली वक्त निकाला। आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इकबाल के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की, उसको कोई भी निगेट नहीं कर सकता। और इसी के बेस के ऊपर लाइक आई सेड आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिली। तो सर, सबसे पहला सवाल कि मोहम्मद से वफ़ा तो तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, इसके पीछे अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी क्या थी सर? अल्लामा इकबाल या शेख डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आप जिन शख्सियात से ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ लाने वाली जो शख्सियात जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सर तक पैर तक जिससे मुतासिर हैं वो रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उनसे अल्लामा का जो ताल्लुक़ है वो एक आला तरीन कोई इश्क की किस्म हो सकती है, तो वो है कि आपने ये कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, यानी ये अल्लामा का शेर जो है, इसका जो शेर अल्लामा का अल्फाज जो हैं, ये अल्लामा ने एक तरह से अल्लाह पाक की ज़बान से अदा किए हैं कि ये अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये ले तख्ती भी और कलम भी और लिख ले जो तू अपने लिए लिखना चाहता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर तू मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैरोकार है, उनसे इश्क करता है और उनसे वफ़ा करता है और उनके साथ मतलब उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का रवैया बना लेता है, तो फिर हम तेरे हैं। क्या बात है। अल्लाह पाक कहता है कि फिर हम तेरे हैं। और जब हम तेरे हैं तो फिर ये जहाँ क्या चीज़ है, लौहो कलम तेरे हैं, ये लिखने वाला कलम और जिस पे लिखा गया कागज़ या तख्ती या कोई शय, ये ले और लिख ले अपने लिए जो चाहता है। सही। तो मैंने इसकी तस्वीर भी बनाई हुई है। अच्छा जी। हाँ, इस किताब के अंदर। और ये मैंने जैसे कहा कि असल में ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है, मोहम्मद से इश्क करने का, वफ़ा करने का जो सिला है वो अल्लाह पाक ये असल में कह रहे हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने। लफ्ज़ शायर के हैं, इकबाल के हैं, शेर इकबाल का है जी सर, लेकिन इसमें ये जो अल्फाज हैं, जो ये फ़ैसला है, अता अल्लाह की। जो डिसीजन है, वो अल्लाह पाक की तरफ से। अच्छा सर, साकीनामा, जी जी, इसके 99 अशार हैं। साकीनामा के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? देखें जी, अल्लामा इकबाल ने उनकी सारी शायरी जो है
वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत पहली है उसके अंदर, जिससे उनका ताल्लुक़ है। तो वो फिर ये है कि बाद में आपने तसव्वुर पाकिस्तान भी दिया, ठीक है, लेकिन तसव्वुर पाकिस्तान से पहले भी ये मुसलमानों के अंदर एक जो बेदारी पैदा की कि हम उस वक्त अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे जी, ठीक है, और वो जैसे कहते हैं कि बड़ी सख्त उसकी हुकूमत थी, ये था वो था फ़लाँ था ढींग था। तो उसमें अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले हमें ग़ुलामी से नफ़रत दिलाई है जी। आज़ादी का ख्वाब देखने या दिखाने या पाकिस्तान बनाने वाला जो मसला, उस वक्त ये पाकिस्तान लफ्ज़ भी नहीं अभी आया, वो था कि अपना एक वतन, अलहदा वतन, मुसलमानों का अलहदा वतन। तो उस वक्त अल्लामा ने ग़ुलामी से नफ़रत दिलाने के लिए और आज़ादी से मोहब्बत पैदा करने के लिए अपनी शायरी सारी जो है वो शुरू भी की। और फिर वो शुरू में जिस तरह होता है कि आदमी थोड़ा सा मायूस होता है, थोड़ा सा पुरुमीद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब अल्लामा इकबाल रिकग्नाइज़ हो गया, उसको लोगों ने कबूल कर लिया एक शायद, तो उसने फिर कहा कि गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। तो वो उसने फिर एक लश्कर सा बना लिया है ना, जो अल्लामा इकबाल को मानने वाले या चाहने वाले या पढ़ने वाले थे, उनके ज़हनों में जब ग़ुलामी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो गई और आज़ादी से मोहब्बत पैदा हो गई, तो इकबाल ने अब समझा कि इनको मैं अब पैगाम दे सकता हूँ, ये अब तैयार हो गए हैं, मुझे जानने लगे हैं, मेरे राज़दां हो गए हैं। तो उस वक्त फिर उन्होंने ख़ास तौर पर बाद में इन्होंने ख्वाब देखा आज़ादी का, और उसके लिए फिर ये था कि जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है वो मुसलमानों को उस पे मुस्तफ़िल एक वतन चाहिए। ये फिर बाद उन्होंने उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं बना। और सर यही बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक तरह से उन्होंने अपने काम का भी क्रेडिट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया, क्योंकि आइडिया और विज़न यहाँ से आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कायदे आज़म से करवाई, राइट। उनके ताल्लुक़ के बारे में कुछ बताएंगे सर? जी, उनका ताल्लुक़ बड़ा ज़बरदस्त है कि और बड़ा गहरा है कि अल्लामा इकबाल जब 1938 में इस जहान से जाने लगे तो हज़रत कायदे आज़म उस वक्त ही वॉज जस्ट नोन एज अ वकील, चले उसको एक एडवोकेट जी, एक बार एट लॉ, यही था। इन्होंने ये देखा कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये उधर अंग्रेज़ों में पड़ा है, इसकी कुछ शक्ल सूरत भी उन जैसी है, और उनके अंदर इसने यानी जो बरतानवी कानून जिसके हम ग़ुलाम हैं इसका मुतालिया भी वहाँ से किया है, वहाँ से इसने मुकदमे भी लड़े हैं, इसका लहजा भी उस तरह का है जी। तो ये बेहतरीन आदमी हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ कि एक अलहदा वतन का मुकदमा हम अब लड़ने वाले हैं, तो ये उसका वकील होगा, तो ये ज़्यादा बेहतर लड़ सकेगा। तो फिर आपने कायदे आज़म यानी उस वक्त सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ख़त भी लिखा कि जो इस वक्त मुसलमानों की कश्ती जिस दरिया में है, जिस समुंदर में है, इस तराब के जिसे कहते हैं कि
हचकोले खा रही है, उसमें आप ही बेहतरीन आदमी हैं जो इस कश्ती को किनारे पे लगा सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का ताल्लुक़ पैदा हो गया है। तो फिर अल्लामा इकबाल के इस तसव्वुर को 7 सालों में एक हकीकत में बदल देने का जो कारनामा हज़रत जिना ने फरमाया, उसकी बिना पर आज हम उनको कायद आज़म कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इकबाल को मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता है, आपको मुसव्वरे इकबाल कहा जाता है। सर, मुसव्वरे इकबाल का टाइटल आपको कब और कैसे मिला? क्योंकि अब आपके नाम से ज़्यादा आपको मुसव्वरे इकबाल के नाम से जाना जाता है। असलम कमाल ऑलमोस्ट सेकंड आपका नाम हो गया है, तो ये कैसे हुआ? ये वही कि जब मैंने अल्लामा इकबाल को पेंट करना शुरू किया, मैंने इसके लिफ्ट के ज़रिए भी एक लफ्ज़ भी मैंने कायम किया, इकबाल्स पोइट्री ऑन कैनवस। ये मैंने बिल्कुल किया हुआ है कि इकबाल्स पोइट्री ऑन कैनवस। मुझसे पहले चुगताई साहब ने किया था, लेकिन उनकी किताब आई है और नुमाइश भी उनकी बहुत बाद में आई। वो उन्होंने उनकी किताब का दिबाचा जो उन्होंने गालिब की तस्वीरें बनाई हैं चुगताई साहब ने, तो मरक्का चुगताई, उसका दिबाचा अल्लामा इकबाल ने लिखा और उर्दू की किताब, शायरी की किताब और गालिब का कलाम, लेकिन इकबाल ने उसका जो पेश लफ्ज़ लिखा चुगताई साहब की रिक्वेस्ट पे, वो अंग्रेज़ी में लिखा जी। दरअसल वो उस अंग्रेज़ी में लिख के तो बताना चाहते थे कि उनका फ़नून लतीफ़ा के बारे में क्या ताल्लुक़ या क्या आइडिया है, इकबाल क्या चाहते हैं, किस तरह का फ़नून लतीफ़ा वो चाहते हैं। मसलन उसमें यही है, वो तो वो मुख्तसरन ये है कि जिस आर्ट से या फ़न लतीफ़ से आपको नींद आने लगे, आप बस वो गए वाह 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 वाह, वो अच्छा आर्ट नहीं है। आर्ट वो जो है जो आपको जगाए, आपको जगाए और आपके अंदर से आपका जो टैलेंट है, जो आपकी खूबी है, वो खुदी भी इसी को कहते हैं, उसको बाहर लाए जो। सही। तो वो चुगताई साहब की किताब आई, उस पर उन्हें इनाम वाम मिला, ठीक, बहुत अच्छी बात, लेकिन और उनका कोई काम नहीं है, वो फौत हो गए। फिर ये जो इकबाल वाला काम है, ये मैंने इस तरह किया कि 1972 में इंडिया ने यानी हिंदुस्तान में साले इकबाल मनाया गया। बिल्कुल। और उस वक्त उन्होंने उसको गालिबन 70-71 में कोई दिन निकाल के तो कहा जी ये उनका पैदाइश का दिन है जी। तो फिर हमें बाद में समझ आई कि यार ये शायर तो हमारा है, इसी से तो हमने पाकिस्तान ये सारा बना है। तो हम फिर उन्होंने इनके ज़हन में इन्होंने हमारे मुहक्किकीन ने कोशिश की, तो फिर उसमें 1977 को साले इकबाल हमने फिर करार दिया, साले इकबाल। सही। तो वो जब मुझे पता चला तो मैं जो इकबाल का रीडर, साकीनामा मुझे जो ऐसे में बाद में साकीनामा मुझे पहली जमात से याद था। पहली जमात से? हाँ। 99 उसमें। हाँ, ज़बानी याद थी मुझे ये साकीनामा, और मुझे नहीं पता था कि ये अल्फाज इसके किस तरह होंगे, ये लिखी किस तरह जाती है, पढ़ी तो अभी तो पहली जमात थी मेरी। वाह। हाँ, 99 अशार
पहली जमात में याद होना बहुत बड़ी बात है वो और आसान अशार नहीं है। मैं आपसे कहूँ ना, अब ये उसकी नगमगी है, उसमें जो नगमगी है उससे साकी नामा में, वो ये था कि मेरा घर का माहौल बहुत अच्छा था। मेरे भाई साहब इकबाल के वो भी राइटर रहे हैं, तो वो घर में ये साकी नामा अपने छोटे भाइयों को, मैं अभी बहुत ही छोटा था लेकिन जो मुझसे 3 बड़े थे उनको वो सुनाते रहते थे कि यार ये साकी नामा बड़ी अच्छी नज़्म है, और फिर वो उसको कुछ किताब में से पढ़ के सुनाते भी रहते थे। मैं सुनता रहता था, वो मुझे याद हो गई। अच्छा। तो एक दिन मैं भी अपने सियालकोट के कौरपुर गांव के अपने एक कच्चे मड के बने हुए घर के वो बनेरे पे बैठा, मैं भी लगा हुआ था। हुआ खैमजन कारवाने बहार, इरम बन गया दामने कोहसार। तो वो मेरे भाई जो हैं वो हैरान हुए, हैं एक ही पर्दा पे, एक ही पर्दा पे। उन्होंने मुझे पंजाबी स्पीकिंग हाउस होल्ड? हाँ, घर पंजाबी स्पीकिंग था आपका? पंजाबी हूँ मैं बिल्कुल। आप भी पंजाबी। अच्छा सर, यहाँ पे क्योंकि लाइव शो है, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने यहीं से बात हमने कंटिन्यू करनी है कि आपके भाई हैरान हो गए कि ये क्या आप पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ से आपकी जर्नी कहाँ गई, ये ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं गोशा इकबाल और हमारे साथ हैं असलम कमाल साहब। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए मुसव्वर इकबाल हमारे साथ हैं क्योंकि ज़्यादातर आपको अब इसी नाम से जाना जाता है। सर, आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि आपको ये टाइटल कैसे मिला। तो साकी नामा के अशार आप पेश कर रहे थे, क्लास 1 के आप स्टूडेंट थे और आपके भाई ने आपको सुना, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जो यानी वो जो साकी नामा मुझे याद है, वहाँ से वो अब मेरे मिजाज में रच गई चीज़, ज़बानी याद हो गई थी। मैं रात को सोने से पहले डरावने ख्वाबों से ना डरने के लिए भी ये साकी नामा मैं रात को पढ़ के भी सोता था। तो किस्सा मुख्तसर ये जो मुसव्वर इकबाल का है टाइटल, ये मुझे इकबाल एकेडमी पाकिस्तान ने दिया है। सही। तो ये जो मेरी ये जो इकबाल पेंटिंग्स की मेरी ये जो किताब है, मैं ये दिखाना भी चाहूँगी आपको। बहुत ही खूबसूरत किताब है और वेरी वेरी ब्यूटिफुली पुट टुगेदर ऑल्सो। इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि व्यूअर्स अगर आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं तो ये एक ऐसी बुक है जो मतलब इट्स ब्यूटिफुल। और इसमें सारा आपका काम है ना सर? जी, मेरा ही एवरीथिंग इज योर्स माशाल्लाह। ये तो मैं सिर्फ थोड़ा सा व्यूअर्स आपको फ्लिप करके दिखा रही हूँ। एक एक पेज दिखाया तो शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम आपको पूरा एक्सप्लेन और डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो कहते हैं ना, द परफेक्ट कॉफ़ी टेबल बुक। अब कॉफ़ी टेबल पे हम कौन सी बुक रखते हैं? जो किताबें हम शेल्फ्स में रखते हैं वो तो इसलिए रखते हैं कि जब मूड हुआ तो कभी पढ़ लेंगे। कॉफ़ी टेबल बुक वो होती है जो सामने पड़ी हो कि बंदा बार बार उसे खोले, बार बार उसे देखे। और आप देखें ना कि इतना खूबसूरत आर्ट वर्क, कैलीग्राफिक पेंटिंग्स, इट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सर, आपको इस पर 1000 दफ़ा लोग मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन हम भी मॉर्निंग एट होम की टीम आपको इस पर मुबारकबाद देना चाहेगी। तो सर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से कब नवाजा गया? मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से 1992। ओके। और मुसव्वरे और प्राइड ऑफ पंजाब कब मिला? ये गालिबन ये तो अभी कोई 2017-18 में। अच्छा, यानी पंजाब ने बाद में रिकग्नाइज किया, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत पहले मिल गया। ये ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, उल्टा चला है। वो जो घर आपका घर होता है ना, वो आपको बाद में रिकग्नाइज करता है, बाहर वाले लोग पहले कर लेते हैं। तो सर, आपसे कुछ अशार सुन के हम आज के सेगमेंट को क्लोज करना चाहेंगे। क्या सुनाएंगे हमारे व्यूअर्स को आप? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो मुझे
अल्लामा इकबाल की नज़्म याद सबसे पहले ज़बानी याद हो गई, यानी साकीनामा। और उस वक्त मुझे उसका ये भी नहीं पता था, यानी कि उसकी लिखाई, या मैं अभी तो पहली क्लास में था, मुझे उसके लफ्ज़ों का भी कोई पता नहीं था, तो वो मैं जो कुछ आपको बताया पहले उसमें जो अल्लामा इकबाल के कलाम से तहरीक पाकिस्तान बनी, उसका तस्वर इस साकीनामा में मौजूद है। जी सर। बल्कि इसी में तो मैं पसंद करूँगा, या आप भी उसको इंशाल्लाह, कि मुझसे उसी के कुछ अशार सुन लें। वो अल्लामा साहब उसमें फरमाते हैं कि हुआ खैमा जन कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को हुसार, गुलो नरगिसो सो सुनो निस्तरन, शहीद अजल लाला खूनी कफन, जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में, फ़ज़ा नीली नीली हवा में सरूर, ठहरते नहीं आशियाँ में तयूर। अब ये नदी, इसके अंदर एक नदी जो है, उसको अल्लामा इकबाल असल में वही तहरीक पाकिस्तान से का तस्वर जो है उसमें वो अपने पढ़ने वालों के ज़हनों में मुंतकिल कर रहे हैं। वो जुए कोहस्तां उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये। ज़रा सुन ऐ साकिए लालफाम, सुनाती है ये ज़िंदगी का पैगाम। और फिर इसमें आगे वही फिर वो जो आता है कि वो मैं जिससे रोशन ज़मीर हयात, वो मैं जिसमें है मस्ती कायनात। और फिर उसमें अल्लामा जो पहला बंद है वो ख़त्म करते हैं कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। क्या बात है। और फिर उसके बाद वो गया दौर सरमाया दारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, गरां ख्वाब चीनी संभलने लगे। यानी मैं 1981 में एक वफ़द के साथ चाइना गया, तो उन्होंने भी जो मेरा इस्तकबाल किया, तो कहा वो शेर सुनाए, गरां ख्वाब चीनी संभलने। सो अभी मेरी इस किताब का तर्जुमा, इसी किताब ये जो है कलाम इकबाल, इसका बंगला ज़बान में तर्जुमा हुआ है। ये किताब बंगला ज़बान में भी छप गई है। माशाल्लाह। आप अंदाज़ा करें कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो वो एक तरह के जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसको एनवास्ट करने में, उसको ग्लोरीफाई करने में मेरी किताब वहाँ काम आ रही है। सर इसीलिए तो आपको अब ज़्यादा जाना ही मुसव्वर इकबाल के नाम से है, क्योंकि आपने अपनी एक ज़िंदगी डेडिकेट कर दी क्लास 1 ऑनवर्ड्स। उस वक्त उम्र ही क्या होती है, तो बेसिकली ऑलमोस्ट पैदाइश से ही। सो सर थैंक यू सो मच। इट इज़ एन ऑनर एंड अ प्लेजर सर। ब्लेस यू सर। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आप हम सब के सरों पे इसी तरह सलामत रहें और इसी तरह के ग्रेट वर्क्स क्रिएट करते रहें। ब्लेस यू सर। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये वाला सेगमेंट विच इज़ कोशा इकबाल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुआफ़िया मलिक से, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, कोचिंग प्रैक्टिशनर एंड एंकर पर्सन हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या बच्चों पे ज़बरदस्ती अपनी ओपिनियंस, अपनी राय और अपनी ख्वाब फोर्स करना ठीक बात है। ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपसे वादा किया था कि माफिया मलिक हमारे साथ होंगी, इनको तो हमने दबोच के बिठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड लाइक आई सेड, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, कोचिंग प्रैक्टिशनर एंड एंकर पर्सन एज वेल। कैसी हो? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, अब आपके साथ बहुत मज़े मज़े के हमारे जो हैं नमूने ही कहूँगी, क्योंकि तीनों ही अपने राइट में नमूने हैं, तो ज़रा इनसे भी मुलाकात करनी ज़रूरी है। वी हैव अफाफ मलिक विद अस। दिस लिटिल मैडम स्टार्टेड एक्टिंग 4 साल की उम्र पे, बल्कि 4 साल की उम्र पे पहला इन्होंने क्लोथिंग ब्रांड का शूट किया। ये मुझे कहते हुए इसलिए फ़नी लग रही है बात कि 4 साल की उम्र पे, कि जैसे अब बेचारी बच्ची हमारी 75 साल की हो गई है, तो अच्छा बस सिर्फ 4 साल की थी जब इन्होंने शुरू किया। अच्छा, और अभी तक 4 आई थिंक सीरियल्स कर चुकी हैं, 4 या 5, और उसके अलावा अनगिनत टीवी कमर्शियल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिटिल मिस अफाफ मलिक, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। ओके, इनके साथ है अरहम खान। भाई इन्होंने तो स्यापा डाल दिया, इन्होंने कहा अगर आप इसका कहेंगे कि इसने 4 साल पे शुरू किया, तो मैंने भी 4 साल पे शुरू किया। तो अरहम ने भी 4 साल की उम्र पे एक्टिंग शुरू कर दी और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे भी कर रहे हैं। ड्रामे, वेब सीरीज, टेलीविजन कमर्शियल्स, ही इज़ अ वेरी फेमस चाइल्ड स्टार। अस्सलाम वालेकुम अरहम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब ठीक है? सेट है? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इमोशनल बात करनी है तो डॉक्टर साहब बिठाई भी हमने? नहीं, अभी सेट हो? चलो ठीक है, आपके माँ बाप को मिलाएंगे, उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी इस वक्त। एंड देन वी हैव विद अस माय लाडली पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत ही प्यारी हादिया हाशमी। अच्छा, अब हादिया के बारे में ये बताना चाहूँगी कि हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक शो था, उसी से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, जिनके प्रोड्यूसर इंटरेस्टिंगली इनफ हमारे शो के भी प्रोड्यूसर हैं उमर जावेद। एंड रिसेंटली इनका नया गाना भी रिलीज़ हुआ है। शी इज़ अ ब्रिलियंट आई एम सॉरी हादिया, आई कांट कॉल यू एन एडल्ट स्टार राइट नाउ बिकॉज़ यू आर स्टिल अ चाइल्ड स्टार। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी हैं। प्रॉब्लम ये है ना, इसीलिए हम सब आपसे बहुत लाड करते हैं। ये अगर हम कहें कि हमारे पीटीवी का बेबी है और हमारा पीटीवी का लाडला बेबी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले कुछ सीरियस बातें कर लेते हैं, फिर नॉन सीरियस बातों की तरफ आएंगे, ठीक है? क्या किसी भी यंग पर्सन पे, किसी बच्चे पे, हम लोग बच्चा जब कहते हैं ना, तो सडनली हमारे जहन में आ जाता है कि इनकी तो कोई राय ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ लिटिल पीपल, हमारे जो छोटे साइज़ के जो हमारे इंसान हैं, क्योंकि रोना भी इनको आता है, हमें भी आता है। इमोशनल होते हैं, हम भी इमोशनल होते हैं। वो भी पढ़ लिख के ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, हम भी बनना चाहते हैं। लेकिन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सारी डिसीजंस जो हैं हम खुद लेना शुरू हो जाते हैं। क्या ये ज़्यादती के ज़ुमरे में नहीं आता? बिल्कुल ये आता है। इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो सोचते हैं जो हमारे साथ हुए ना पास्ट में, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें रिस्ट्रिक्शंस दी थी, बाउंड्रीज रखी थी, हम भी उसी तरह से करें तो शायद हम अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। सारा मलबा बहू पे निकालना है, तो भाई बच्चों पे क्यों अपना सारा नज़ला निकालते हो? आपने डॉक्टर बनना था, आप नहीं बन पाए, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो सिंगर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, मॉडलिंग करना चाहता है, व्हाटएवर करना चाहता है, कम से कम उसको कंसिडर तो करें। बार बार हिस्ट्री रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल, और उसमें ये कहा जाता है ये गलत शोबा है, इस प्रोफेशन में तुम नहीं जा सकती, खानदान वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। यानी हम इतने स्टिग्मास लगा देते हैं अपने बच्चों पे कि अगर उसकी जो पर्सनल अपना इंटरेस्ट है, फॉर इंस्टेंस वो एक्टिंग की तरफ जाना चाह रहा है या किसी भी प्रोफेशन में जाना चाह रहा है, तो वो नहीं जा पाता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पेरेंट्स ने हमें बाउंड कर दिया है कि आपने बनना है तो आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। और बच्चों के इंटरेस्ट इतने ज़्यादा है, जैसे अब आप देखें मॉडर्न इंडिया में इतने सारे प्रोफेशंस आ गए हैं। अब बच्चों का इंटरेस्ट नई नई चीज़ों में, नई नई टेक्नोलॉजीज़ में डेवलप होता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्योंकि वो पिछले माइंडसेट के हैं, उन्हें अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट अपडेट नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को भी नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते हैं। सिंपल सी बात है व्यूअर्स, अपने बच्चों को तालीम दें, उनको अच्छी तरबियत दें, बिल्कुल। लेकिन जब करियर की सिलेक्शन करनी है तो कम से कम उनकी राय तो पूछ ले। एग्जैक्टली। भाई एक बुरा डॉक्टर बनने से अच्छा सिंगर बनना 1000 गुना बेहतर है, और एक बुरे सिंगर से अच्छा डॉक्टर 1000 गुना बेहतर है। बिल्कुल। So, उसका पैशन आप देखें, आपके बच्चे में टैलेंट है, उसको क्लासेस दिलवाएं, सारा कुछ करें। उसके बाद अगर बच्चा नहीं, बल्कि आई वांट यू टू गिव योर ओपिनियन ऑन दिस बच्चे। मैं तो बस ये चाहूँगी कि देखें, कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये वाला काम ठीक नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। बच्चे से तो पूछ लें कि उसका क्या दिल करता है बनने का।
जब क्या पता वो ज़्यादा इसमें आगे निकल जाए, इस फील्ड में ज़्यादा आगे निकल जाए। तो मैं तो बस अल्लाह ताला से मतलब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, वो मुझे हर बात में सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने मुझे पहले कहा था कि आप सिंगिंग जो है उसको एज अ हॉबी टाइप या एज अ शौक लेना चाहते हो, बट आप करना कुछ और चाह रहे हो। नहीं, मैं एक सिंगर भी बनूंगी और एक डॉक्टर भी बनूंगी। यानी कि आपने दोनों प्रोफेशंस को आगे लेके चलना है। तो यानी सिंगिंग शौक नहीं होगा, सिंगिंग भी प्रॉपर प्रोफेशन होगा। और देखिए व्हाई इट्स पॉसिबल। डॉक्टर अरूबा को देखिए, वो बाकायदा प्रॉपर डॉक्टर लाइक अपने हॉस्पिटल में भी आवर्स देती हैं, होस्टिंग भी करती है, मॉडलिंग भी करती है, एंड मतलब आई वाज टॉकिंग टू हर रिसेंटली, एक्टिंग भी कर रही हैं। सो कर सकते हैं। अब बात ये है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है और वो बाकी सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, ये जो लिटिल टिकी पैक्स हमारे साथ हैं, इतनी सीरियस तो माँ बाप ने भी सांस उनका रोका हुआ है ना कि टीवी पे इंसानों की तरह बैठना। बेटा बिल्कुल बैठने की जरूरत नहीं है इंसानों की तरह। नहीं, जो करने का दिल चाहता है करो, एज लॉन्ग एज बदतमीजी नहीं करते। ठीक है। तो अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो? मैं बड़े होकर एक्टर ही बनना चाहती हूँ। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि एवी गलत हो गया तो फिर मेरे पे मसला बन जाएगा। तो जो मुझे तो एक्टिंग गलत हो गई तो नहीं, एक्टिंग तो मुझे आती है ना शुरू से, तो मैं बड़े होकर वही करूँगी। बेटा शुरू कब हुई थी? शुरू कितना शुरू से? अभी कितने सालों की हो? मैं 8। अच्छा, यानी कि आधी जिंदगी एक्टिंग करके गुजार दिया आपने। जी। देखो 8 इयर्स की है ना, तो 4 साल हो गए, आधी जिंदगी गुजर गई एक्टिंग करते हुए। हाँ वैसे देखो, जिसकी उम्र टोटल 8 साल है उसने आधा टाइम तो अपना गुजार दिया, तो टेक्निकली तो मेरी भी सीनियर हो गई है। मैं सदके जाऊँ आपके। मिस्टर, क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? कोई काम का काम करोगे या एक्टिंग ही करते रहोगे? एक्टर प्लस क्रिकेटर। अल्लाह, दो औखे तरीन प्रोफेशन, एक्टिंग और प्रोफेशनल क्रिकेटर, like अफरीदी, like that level of cricketer you want to be. तो पुत्र कैसे करोगे? कर लूँगा मैनेज। कर लूँगा मैनेज। अब जब बच्चा कह रहा है कि आप कितने सालों के हैं? 10 और आपने 4 साल की उम्र पे शुरू किया, यानी कि आपने आधी से ज्यादा अपनी जिंदगी गुजार दिया है ये काम करते हुए, राइट? हाँ जी। अब व्यूअर्स, when you have such confident, we've got 3 confident brilliant young people. जब इनको ऑलरेडी पता है कि हम ये करना चाहते हैं, यू नो, हमजा 16 साल के, मैं अक्सर से कहती हूँ हमजा क्या करना है, कहता है मामा आई डोंट नो। वो भी तो बच्चे हैं ना जिनको पता ही नहीं है। और फिर जब 10 और 8 साल की उम्र पे एंड टीन्स के अंदर एक छोटी सी बच्ची को पता है कि उसने क्या करना है, तो हम जबरदस्ती क्यों करते हैं? अच्छा, इसके नफ्सियात पे क्या असर होता है? अच्छा, इसके आपके जो साइकोलॉजिकल हैं और जो आपके इमोशनल इम्बैलेंस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। जब हमारे पेरेंट्स एम्फेसाइज कर देते हैं कि आपने इसी प्रोफेशन में या इसी डोमेन में जाना है, बच्चा उनकी रिस्पेक्ट में या ज़बरदस्ती वो प्रोफेशन स्टार्ट तो कर लेता है, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपने डेली रूटीन को मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि वो काम कर रहा है जो वो करना ही नहीं चाहता, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। बच्चे अम्मा अब्बा से दूर होना शुरू हो जाते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। फिर पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं बच्चा हमें टाइम नहीं देता, बच्चा कंप्लेन करता है पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते, क्योंकि हमने शुरू में ही वो एक बाउंड्री मेंटेन रखी है। सिर्फ हमने रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा देनी है, लेकिन बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं होना। अच्छा, लेकिन वाई समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्यों बच्चा क्यों कुछ करना चाहता है। अच्छा मुझे बताओ, क्यों एक्टिंग करनी है? क्योंकि मुझे रीजंस चाहिए। मुझे ना एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रोफेशनली नहीं करनी, मतलब शौक के लिए करनी है। आपने करनी है शौक के लिए, तो फिर 5 ड्रामे क्यों किए हैं? फिर एक ही करते। नो, आई सीरियसली वांट टू नो कि क्यों करना चाहते हो। क्योंकि देखो कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने एक्टिंग करनी है क्योंकि हमने फेमस बनना है। Yes. अब वो रीज़न गलत है। वो रीज़न गलत है, मतलब दैट इज़ माई ओपिनियन एक माँ होने के नाते। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या आप जेन्युइनली ये तीनों से सवाल है, जिस प्रोफेशन का इंतखाब करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो? आपको एक्टिंग बहुत पसंद है, क्या पसंद है आपको एक्टिंग के बारे में? मुझे एक्टिंग मैंने की हुई है और मुझे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ना ये फील्ड मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इनमें एंजॉय करती हो? यस, इनमें लोग अच्छे होते हैं, एक्टर्स अच्छे होते हैं, जैसे नजर आते हैं वैसे ही होते हैं। जी बिल्कुल, नकली टाइप नहीं होते ना? नकली टाइप नहीं होते जिनके साथ मैंने काम किया है। अच्छा, अभी मैंने ये भी पूछना है किसके साथ काम किया। अच्छा सर जी आप बताइए। क्या बताऊँ? आप बताएं क्यों?
व्हाई एक्टिंग? एक्टिंग, मॉडलिंग, मीडिया, क्यों? फेमस होने के लिए नहीं है, ये एक शौक के तौर पे है। शौक के तौर पे। बट आप इंजॉय करते हो, यानी कि बहुत लाइंस को याद करना, सीनियर्स के साथ एक्टिंग करना, अब परफॉर्मेंस। मेरी एक्टिंग इतनी पक्की हो गई है कि दूसरों के डायलॉग मुझे खुद याद हो जाते हैं। और अपने He's just 10. ही इज जस्ट 10। अभी हम बात कर रहे थे खुद एतमादी इंसान में कैसे पैदा की जाए। बच्चों को वो करने दें जिसके बारे में वो पैशनेट हैं। Yes. जब आप छोटी उम्र पे बच्चों के पैशन को, वो जो कहते हैं ना कि एक तरह तूल देना, क्या होता है वो, मतलब एक बच्चे को इनकरेज एक करना। कॉन्फिडेंस आप देते हो, जो तुम करना चाहते हो करो, एक स्टार्ट करो, गिरोगे उठोगे दोबारा करोगे, तो वो जो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस है ना, मतलब मेरा ख्याल है ये लाइव एग्जांपल्स हैं उस कॉन्फिडेंस और की। बाय द वे व्यूअर्स, ये नहीं है कि अगर बच्चे ये यंग बच्चे हैं, ये सेट पे आते हैं तो इनको उस तरह नहीं काम करना पड़ता जिस तरह हमें करना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि आजकल मेरा जो एक ड्रामा ऑन एयर, अगर उसमें जो मेरी बेटी बनी हुई है और जो मेरी बहन हुरिया की बेटी बनी हुई है परी, हमारे जो दोनों के बच्चे हैं, दोनों बच्चियां जो हैं, उनके साथ उनको उतना ही टाइम देना पड़ता है जितना हमें देना पड़ता है। वो उतनी ही देर सेट पे होते हैं और साथ साथ अपने होमवर्क्स और अपनी पढ़ाइयाँ भी वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो वो तो हमसे डबल काम कर रहे होते हैं। 18 घंटे इन बच्चों को काम करना पड़ता है। मैंने 72 घंटे काम किया था एक दफ़ा। 72 घंटे? 72 का मतलब ही नहीं पता। 72। पता है। नहीं, बीच में सोए नहीं थे? नहीं कैसे हो सकता है कि 72 घंटे में एक घंटा भी नहीं सोए? सेट पे नहीं, सोए 3 होगे। घंटा सोया था। सेट पे ही सोए होगे। हाँ। घर नहीं जा पाए। I mean 72 बहुत hours। हेडेक था वो। बहुत हेक्टिक। उसके ऊपर मैंने पगड़ी पहनी हुई थी, उसको टेलीनॉर का ऐड था, उसके अंदर पिन घुसाई हुई थी, वो इतनी चुभ रही थी। मैं सदके जाऊँ आप। और मैंने 1.5 डे काम किया है, मतलब सुबह 6 बजे। 36 आवर्स। हाँ। यस, सुबह 6 बजे गई, अगली सुबह 6 बजे वापस आई। लाइव बॉय का ऐड, वो अच्छा। वाला छोटा सा एक लड़का ऊपर काम करूंगा बड़े बड़े। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि हमने एड में काम किया, हम ब्रांड्स के नाम नहीं लेंगे, ठीक है बिल्कुल। ठीक है? तो बट ठीक है, बट मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि डिफरेंट ब्रांड्स की आपको, और बाय द वे व्यूअर्स, ये बच्चों के साथ नहीं जाती हो रही, ये जो लोग बाकी भी एक्टिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर, बिकॉज बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, हम सबको जो है इतना टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो इतना महंगा सेट होता है कि आप 6 दिन के ऊपर नहीं शूट कर सकते। ड्रामा तो महीनों पे जो है वो शूट होता है ना, एंड डिफरेंट स्लॉट्स में। व्हाट अबाउट यू? मेरा तो बस ये है कि देखिए, सबसे पहले सुबह नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद जो हारमोनियम पकड़ के रियाज़ करने में जो मज़ा आता है ना मुझे, वो एक अलग चीज़ आती है, मतलब एक अलग सी वाइब आती है। वो एक लंबी सी आलाप लगाना, वो सूफियाना कलाम पढ़ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब ऑडियंस के सामने जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड? व्हेन आई वाज 8 years old। 8 years old, मतलब प्रॉपर प्रोफेशनली 8 साल Yup. की उम्र पे। और ये 8 साल में छोकड़े जाऊँ, मेरी छोटी सी गुड़िया, मैं छज के जाऊँ। बात ये ना कि सो बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, व्हेन यू इनकरेज, जब हम अपने बच्चों को अब इन तीनों के पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, एंड कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए इन बच्चों का। बिल्कुल। कौन कह सकता है कि बच्चे आगे जाके कामयाब नहीं होंगे? कोई एक बंदा नहीं है जो कह सकता है, क्योंकि ये बच्चे मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, बड़ा सीरियस सेगमेंट हो रहा है, बच्चे हैं, हमें सिली बातें करनी चाहिए, हल्ला गुल्ला करना चाहिए, बट क्यों नहीं हम यंग लोगों को सीरियसली लेते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि हम उनका उसी तरह इंटरव्यू करें जिस तरह हम किसी बड़े का करते हैं। यस। चलो छलांगे मारो, ये करो वो करो, भाई उन्होंने भी 100 बातें हमें बतानी है। अच्छा, पहले ड्रामे का एक्सपीरियंस कैसा था? झूठ नहीं बोलना और बताना कि कितना मुश्किल था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पहले जब मैंने अपना ड्रामा किया था, पहला अधूरी कहानी, तो उसकी जो लाइन थी, पहले तो मैं छोटी थी, अब भी मैं छोटी हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत शुक्र है छोटी मानी हो कि छोटी हो, क्योंकि काफी देर से नहीं मान रही कि छोटी हो। जी, पहले जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब लाइंस याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, स्क्रीन के आगे और वैसे भी, क्योंकि फिर लाइंस कैसे याद करती थी? लाइन याद करती थी, मामा बोलती थी तो कर लेती थी, कैमरे के सामने भी कट करके हो जाता था। और स्क्रिप्ट पढ़ के उर्दू कितनी अच्छी हो गई है? उर्दू नहीं आती मुझे, अभी भी नहीं आती? नहीं आती। ते पुत्र की जर्मन पढ़ते हो तुसी या मेरी तरह अंग्रेजी में पढ़ते हो उर्दू? नहीं, उर्दू में बहुत ज़्यादा वीक हैं। अच्छा मैं, अच्छा मेरा भाई भी, लेकिन मैं ज़्यादा हूँ, अच्छा, चलिए। इसीलिए। मिस्टर खान साहब? मेरा पहला ड्रामा जो था उसमें मैं था नुमान इजाज़ और सबा कमर का बेटा था। तो मुझे बहुत शाय फील हुआ था जब मैंने पहली दफ़ा उनके साथ काम किया था। तो मैं हर लाइन में जब उनसे बात करता तो हर लाइन में सर। क्यूट। अच्छा, फिर? तो वो
2-3 महीने चला था और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि नुमान के साथ मुझे कहने लगे थे दादा। तो उसका एक्सपीरियंस इतना डरावना, मतलब शायद इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ठीक ठाक था। ठीक ठाक था, यानी कि डांटे ज़्यादा नहीं पड़ी और ऐसी कोई बात नहीं हुई, मतलब अच्छे तरीके से काम निकल गया। लेकिन अजीब नहीं लगता था इतने इतने घंटे सेट पे बैठना? देखो आप लोगों को तो आदत हो कि घर पे पहले हैंग आउट करते होगे, उसके बाद फिर स्टार्टिंग थी तो कुछ कह भी नहीं सकते थे, कहना चाहे भी तो, क्योंकि फर्स्ट ड्रामा था। अच्छा। फर्स्ट ड्रामे में कोई नखरे तो उठाता नहीं है, इसीलिए। चौथे ड्रामे में उठाते हैं? नहीं, उसमें भी नहीं उठाते ना, यही तो प्रॉब्लम है। हम भी यही तब से वेट कर रहे हैं। मैं भी 16 साल से तैयार थी कि मेरा कोई नखरा उठाएगा। हम भी पड़े हैं राहों में, नखरा कोई नहीं उठाता। अच्छा, तो चौथे ड्रामे में नखरा उठ रहा है कुछ? नखरे थोड़ी मैं करवाती, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मेरा काम नहीं बनता किसी बड़े से नखरे करवाना। हाँ दिया, कुछ अनप्लग्ड सा सुना दो, मैं तो घबरिया सी गई हूँ अपने बच्चों की। आई मीन दे आर ब्रिलियंट माशाल्लाह, एंड आई ऑनेस्टली सल्यूट द पेरेंट्स, इन तीनों ब्रिलियंट यंग लोगों के पेरेंट्स को, कि आपके बगैर ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आना था। राइट के रॉन्ग? राइट। और माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को, लाइक आई सेड शुरू में भी, तालीम दें, उनकी तरबियत करें, उनको मेहनत करने की आदत डालें। लेकिन अगर इतने ब्रिलियंट और टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनको मौका तो दें। ये कौन से इतने कॉन्फिडेंट थे डे 1 से? वक्त लगा ना। अभी खुद आपने बेटा एडमिट, हमारे छोटे खान साहब ने एडमिट किया है कि वो शायद थे और वो बहुत कंफ्यूज और हर लाइन पे सर कह देते थे। लेकिन आज देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोई 2 लाइनें गुनगुना दो ताकि हम ब्रेक में जाएं, फिर आपका जो न्यू सॉन्ग है वो हमने सुनना है। मैं आपको सर सजाद दिले का सॉन्ग सुनाती हूँ, राबी। जे थुक दरावे लंघ जावे, हयाती पंज आवे बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जे थुक दरावे लंघ जावे, हयाती पंज आवे बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जे थुक दरावे लंघ जावे। हो जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बलियार कोई ना ते किसनू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मा दे थां ते रोड़ ला, जे थुक दरावे लंघ जावे। हो क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुआफिया मलिक हमारे साथ हैं, देन वी हैव विद अस हादिया हाशमी, वी हैव अफाफ मलिक एंड अरहम खान विद अस। छोटे खान साहब भी हमारे साथ हैं। अच्छा, सो और मैडम मलिक भी हमारे साथ हैं। अच्छा, तो ये बताइए सबसे पहले तो वो कौन से नफ्सियाती फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को डैमेज करते हैं या अफेक्ट करते हैं? अच्छा, इसमें सबसे स्टार्ट से जब बच्चा एक छोटा है, बिल्कुल अपब्रिंगिंग उसकी हो रही है, अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं तो बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये बच्चा देखता है कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब बच्चा वो ऑब्जर्व करेगा, जब उसके लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। सेकेंड चीज़, हम बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो ये एक बच्चों को मेंटली बहुत ज़्यादा सिक करना शुरू कर देता है कि आप शुरू से ही बच्चे को प्रेशर में रख रहे हैं तो उसकी पर्सनालिटी में वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। स्पेशली माँ बाप जो पढ़ाई के मामले में एग्जैक्टली A* नहीं आया बिल्कुल तो घर मत आना। भाई आपने ये बात तो कह दी, वो बच्चा कहाँ जाएगा?
वो फिर अपना जब तक रिजल्ट नहीं आना सहमा ही रहेगा, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर उस बेइज्जती और डांट, और वैसे तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए बच्चों पे, बट उठाते हैं लोग। बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट है। अब कोई बच्चा अगर एकेडेमिया में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में अच्छा हो, तो हम कंपैरिजन करते हैं, फुफो का बेटा इस चीज़ में अच्छा है तो तुमने भी उससे ज़्यादा ऊपर जाना है। ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा फुफो के बच्चों से जो stigma मुकाबले है। लगाए जाते हैं ना, मुझे याद है मेरी फुफो का बेटा गया हार्वर्ड पढ़ने के लिए, सबसे बड़ा ग्रैंड चाइल्ड था, लो जी सबको अजाब पड़ गया कि वो गया तो हम ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਵੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ एग्जैक्टली जीशान जैदी मेरा कज़न। हाँ, तो ये चीज़ हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे फिर खुद कंपैरिजन में आ जाते हैं कि अगर हमारा ग्रुप है उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, मुझे उससे ज़्यादा करना है। तो ये चीज़ें बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ तो हो रही होती है, इसके साथ फिजिकल हेल्थ डैमेज होना शुरू हो जाती है। और जब हमारे पेरेंट्स बोदर नहीं करते, वो तब बोदर करते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर या एकेडेमिया की तरफ से पड़ता है, या बच्चे की डेली रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वो डिप्रेशन या स्ट्रेस का इतना शिकार हो चुका होता है कि उसके लिए लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। तो इस चीज़ को हम नोटिस में नहीं लाते हैं। सही, ओके, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त है। मैडम, आजकल आपके किन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किन पे काम कर रही हैं, कितनी मसरूफ़ हैं, अगली डेट आपसे कब मिल सकती है? अभी तो मैं हासिल कर रही हूँ। वो अच्छा प्रोजेक्ट है आगा अली के साथ, तो वो बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं बहुत, और वो ड्रामा मुझे अच्छा लगता है। तो अभी वो आने वाला है कुछ देर बाद नहीं, कुछ दिन बाद ऑन एयर जाने वाला है। कुछ दिन बाद ऑन एयर जाने वाला है। बेस्ट ऑफ लक माय प्रिंसेस। व्हाट अबाउट यू? छोटे मेरी एक फिल्म है और एक ड्रामा हो रहा है। फिल्म का नाम है अभी, जो एक गौहर मुमताज़ के साथ, और उसके अंदर जो डायरेक्टर है उनका नाम है असद मुमताज़। और एक और प्रोजेक्ट है जिसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें एक्टर्स जो हैं नवाज़ शैली, इफ्तिखार ठाकुर और कैसर्स पिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू मैम? व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू? अभी एक मेरा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, एक हिंट दे देती हूँ, वो ISPR के साथ है। अमेजिंग। और आई होप के बाद जब वो आएगा तो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तक तो जो भी आया हम सबको बहुत ही अच्छा लगा है, तो इंशाल्लाह अच्छा लगता रहेगा। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते चले जाएं, हमारे मुल्क के सुपरस्टार्स बने, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्री। व्यूअर्स, यंग, पढ़ा लिखा, ब्रिलियंट पीपल, जिनके माँ बाप इनकी सपोर्ट भी करते हैं, तालीम और तरबियत, और इनका प्रोफेशन साथ चल रहा है। और जो लोग कहते हैं ना चाइल्ड स्टार्स की लाइफ बड़ी टफ होती है, तो भाई ड्रामे में तो एक्टिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो एक्टिंग नहीं कर सकते ना। सो द फैक्ट इज़, इफ़ योर चाइल्ड इज़ स्मार्ट इनफ, ब्रिलियंट इनफ, टैलेंटेड इनफ, उनके टैलेंट को सबड्यू ना करें, उनको आगे बढ़ने दें। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग the psychological element and the growth वाला element to everything, because ये एक बड़ी important चीज़ थी to bring across to people। क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ लोग घूम के कह रहे हैं हाय बेचारे बच्चे, हाय उनसे काम करा रहे हैं। Stop saying that. These are our stars and we are very very proud of them। खाना तैयार हो गया हमारे बच्चों का? जी, 2 चक्कर लग चुके हैं शवरमों की तरफ बच्चों के, लेकिन अभी हमने कुछ खाने नहीं दिया इनको, तो अब हमने भी खाने की तरफ जाना है और बच्चों ने भी जाना है। तो गाना सुनते सुनते शो क्लोज करें। मिली नगमा है ना, तो चलो, अ ट्रिब्यूट टू आवर नेशन। ओवर टू यू माय डार्लिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यंग पीपल। ओवर टू यू।